हेलो एवरीवन, एज प्रोमिस्ड वी आर बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरी क्लास है। अभी तक प्रीवियस लेक्चर जो हुआ है क्लास में, उसमें हमने क्या सीखा है कि किस हिसाब से हम 12th क्लास को कैरी करने वाले हैं, सिलेबस को। और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ यही सीखा था कि चार्ज क्या होता है, और उसकी कुछ छोटी छोटी बातें हमने सीखी थी। उसे आगे की प्रोसेस और उसे आगे का सेक्शन है वो आज की क्लास में करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो पोर्शन किया था उसके अंदर चार्ज की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसमें हमने ये देखा था चार्ज की यूनिट क्या होती है, अलग अलग सिस्टम में क्या क्या यूनिट होती है और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, और फिर किसने चार्ज की डिस्कवरी की थी। ये दो चार छोटी छोटी बातें। इसके अलावा हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखा था कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। और उसके अंदर हमने सीख लिया था कि अगर वस्तु के अंदर, या मैं बोल रहा हूं तो मैटर के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और दूसरा था अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये तो होता है नेगेटिव चार्ज और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा था, और इसका कारण भी जाना था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अब पहली बात, कल जब इस क्लास के अंदर हमने पॉजिटिव बनाया था आयन जो न्यूट्रल एटम था उससे, और एक बार हमने नेगेटिव बनाया था। पॉजिटिव कैसे बनाया था आप लोग याद कर पा रहे होंगे, हमने एटम थ्योरी से किया था वो सब चीजें। पॉजिटिव बनाते हैं तो ये वाली चीज आती है हमारे सामने, Np ग्रेटर देन Ne, यानी प्रोटॉन ज्यादा करते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा करते हैं नेगेटिव बनाते टाइम। लेकिन दोनों ही बात में एक बात कॉमन थी कि या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था या इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी एटम का या न्यूट्रल एटम का, चाहे वो पॉजिटिव आयन बने या नेगेटिव आयन बने, दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन ही आएगा और इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। प्रोटॉन न तो आएगा और न जाएगा। कारण बहुत सिंपल है, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के जो नाभिक होता है उससे दूर होते हैं और दुर्बल बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं ये जो नाभिकीय बल है, इस नाभिक के अंदर ये दुनिया का सबसे ताकतवर बल है। इसकी वजह से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ये जो बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में, जो अट्रैक्शन होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। लेकिन अंदर प्रोटॉन रहते हैं उनकी वजह से वीक होता है, उनकी कंपेयर में वीक होता है। इसलिए इस प्रोटॉन को निकालना समस्या करता है या फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा करने हैं तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये बात सिंपल थी जो हमने सीखी थी। अब देखें दो चार और छोटी छोटी बातें। एक डायमेंशन हम स्किप कर गए थे कि जो डायमेंशन होती है चार्ज की, डायमेंशन वो होती है A1 T1, A एम्पियर है और T क्या है, टाइम है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं, जिसे कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है उसमें भी सीधा पूछ लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि जो धनायन होता है, यानी कैटायन, यानी नेगेटिव चार्ज जिसे मैं बोलता हूं, जो धनायन है वो, सॉरी पॉजिटिव, अपने संगत परमाणु से, यानी अपना संगत परमाणु जो होता है, संगत परमाणु का मतलब धनायन जो है वो किसी न किसी उदासीन परमाणु से बनेगा। सर कैसे बनेगा? जब उस पर धनावेश आ जाएगा। धनावेश कैसे आएगा? जब धनावेश किस पे होता है? सर प्रोटॉन पे। जो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा होने के लिए क्या होगा? सर प्रोटॉन ज्यादा होने के लिए ये बात तो मुझे पता है कि ना तो प्रोटॉन जाएगा ना प्रोटॉन आएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में दोनों बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन ज्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा। यानी जब संगत परमाणु यानी न्यूट्रल एटम से,
यानी उदासीन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो धनायन बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि धनायन का जो आकार है यानी साइज जो है वो अपने जो संगत परमाणु है यानी जो कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम है जिससे वो बना है उससे छोटा यानी स्मॉलर साइज का होता है। जबकि जो एनाइन है यानी ऋणायन है वो क्या होता है, अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम यानी जिस एटम का वो बनता है ऋणायन यानी न्यूट्रल एटम का। और वो कैसे बनेगा सर, वो ऐसे बनेगा ऋणायन यानी एनाइन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज उस पर ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसका मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं तब ऋणायन बनता है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन है कि धनायन जो अपने संगत परमाणु से छोटा होता है आकार में और ऋणायन जो अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है, क्यों। जो बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे हैं उनमें तो सीधा 2 या 3 नंबर में पूछता है ये कि इसका कारण बताएं, और ऑब्जेक्टिव वालों में सीधा एबीसी में पूछ सकता है। तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको समझने की आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे एक संदर्भ या रेफरेंस एटम का। हम आज एक छोटा एटम लेते हैं सोडियम 11 सोडियम 23। ये सोडियम का एटम है जो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास नंबर है। इसका मतलब है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं सर, चूंकि ये क्या है स्टार्टिंग में न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इतने ही होंगे, और वो क्या है 11। इसका हम धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं तो उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। सिंस 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2n² वाले फॉर्मूले से मैं जानता हूं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, तो आप भी जानते होंगे कि इसी हिसाब से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये अगर 11 प्रोटॉन और इसके हिसाब से 23 - 11 दैट इज 12 न्यूट्रॉन, ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस नाभिक। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, सेट करने हैं। तो मैं जानता हूं पहले वाले जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। दूसरे वाले में सर, दूसरे वाले में भी हमें याद है कि 8 निकाले थे और सभी में 8 आते हैं, 3 4 5 6 7 8। तो सर 8 + 2 दैट इज 10, एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया जो आएगा तीसरे वाले के अंदर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, आपको बनाना है Na पॉजिटिव। ये क्या है सर, ये है धनायन यानी कैटायन। आपको क्या बनाना है, धनायन, और वो क्या है कैटायन बना दिया। सर कैसे बनाया आपने ये Na+ लिख के, Na+ का मतलब है Na के ऊपर +1 है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी किया होगा हमें नहीं पता, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब इसके जो तीसरा कक्षक है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, शून्य इलेक्ट्रॉन है, तो ये कक्षक इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अपनी मेन प्रॉब्लम क्या है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये कि जो धनायन बनता है उसका आकार अपने जो परमाणु जिसे वो बना है, जो उदासीन था, जो न्यूट्रल था, उससे छोटा होता है। कैसे होता है अब देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया उससे पहले इसकी कंडीशन ये थी, यानी इसमें 1 2 3 ऑर्बिट थे, 3 कक्षक थे। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये तीसरा जो एनर्जी लेवल है या कक्षक जिसे बोलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, ये तो है इसका पिक्चोरियल या पिक्टोरियल व्यू के अंदर आप समझो तो तीसरी जो वैलेंस सेल है, जिसे वैलेंसी सेल बोलते हैं, संयोजी कक्षक बोलते हैं। देखो ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो तो ये चीजों से आप अवगत हो। तो तीसरा कक्षक खत्म हो गया, तो आकार अपने आप पहले इतना था, इतना हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, कक्षक कम होगा। लेकिन हर बार ऐसा सही नहीं होगा। मान लो इधर 2 इलेक्ट्रॉन होते और एक निकालते तो कक्षक अभी भी जिंदा रहता। एक और मैं आपको जो उसकी सही है एक्चुअली में उसका आंसर वो बताते हैं। आप ऐसा सोचो, जैसे ये Na पूरा सोडियम एटम था, इसको जितने भी 11 इलेक्ट्रॉन थे
इनको ये जो प्रोटॉन थे ये अपनी ओर खींच रहे थे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों का विपरीत आवेश है, दोनों के चार्ज क्या हैं? अपोजिट हैं। तो हम जानते हैं इस नेचर के अंदर अपोजिट, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो मैग्नेट हो, उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया? 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अंदर की ओर खींच रहे थे। ठीक है, ये कब? जब आपका एटम न्यूट्रल था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो सर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो सर 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन तो आज भी कितने हैं? 11 है। अब ध्यान से देखो, पहले 11 लोगों को 11 प्रोटॉन ऐसा समझो खींच रहे थे, और अब जिन लोगों को 11 लोगों को वो खींच रहे थे उनमें से एक लोग तो चला गया, 10 लोग बचे वहां पे। तो सोचो आज भी ये जो 11 लोग खींच रहे हैं, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, ये एक रस्सी है, इधर 11 लोग हैं खींचने वाले, यहाँ पे कितने लोग हैं? 11 लोग हैं खींचने वाले, जो इसको इधर खींच रहे हैं, और इधर भी पहले 11 लोग थे, जो भी है जितने भी। अब क्या हुआ? ये इधर खींच रहे थे, अब इनमें से एक आदमी मर गया या फिर कहीं चला गया, तो आप सोचोगे कि रस्सी का कुछ हिस्सा या फिर ये लोग जो पहले 11 और 11 थे, हमें ताकत का अंदाजा नहीं है। केमिस्ट्री में जब आप डीप में जाओगे तो इनकी हर एक इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की खींचने की ताकत के लिए कुछ फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। जब 11 में से 10 हो गए तो जाहिर सी बात है ये 11 लोग ज्यादा हो गए, ये इसको थोड़ा अपनी ओर क्या कर लेंगे? खींच लेंगे, और इस खींचने की वजह से ये एटम थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सर ये तो चलो समझने वाली बात होगी, इसको कैसे लिखेंगे? कैसे एग्जाम में आएगा? एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखो, कैसे बताओगे? बोलोगे चूंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाता है तो धनायन बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रभावी, ध्यान दें, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये जो है ये प्रोटॉन पर, यानी जो नाभिक है उस पे जो प्रभावी चार्ज है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, उसकी अगर मैं गणना करूं तो आप इसको ऐसा समझो कि नाभिक पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बदल गया। बदल कैसे गया सर? पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो आवेश है उस नाभिक पे आप देखोगे तो 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 10। तो आपको मैंने कल ही समझाया था, अगर आप नेट चार्ज निकाल के देखोगे तो वो क्या हो गया? इस पे बढ़ गया है, पॉजिटिव में चार्ज आ गया है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया है? बढ़ गया है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तो परमाणु थोड़ा सा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रही वैसे समझे कि पहले 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब 11 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है 11 लोग आज 10 लोगों को खींचेंगे तो अपनी ओर खींच लेंगे, इसलिए सिकुड़ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, वो क्यों? इसको भी आप बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ये बनाने की जरूरत नहीं है। क्या 11 लोगों को 11 लोग खींच रहे थे? जी हाँ। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तभी तो ऋणावेश आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो सोचो इस बार यहां लोग ज्यादा हो गए, तो इनको क्या कर लेंगे? इस बार श्रिंक न होके एटम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इधर खींचने वाले जो हैं, बाहर की ओर खींचने वाले जो लोग हैं, यानी दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर लेंगे? एटम्स की साइज या फिर सेल को थोड़ा सा क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, इसलिए ऋणायन का आकार क्या होता है? ज्यादा। सर टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि जब ऋणायन बनता है यानी एनायन बनता है, the number of electrons are increased by any amount. It could be 1, 2, 3, 4, we don't know, as per the circumstances of atom. So when number of electrons are increased, it becomes anion.
एंड ऑन बिकमिंग एनाइंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। ये टेक्निकल भाषा है जो एज इट इज आपको लिखनी है, ये आपको नोट्स में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो को देख के जो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मिला होगा, हो सकता है आपके अभी नीचे वाली स्क्रीन पे अभी चल भी रहा होगा टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ज्वाइन करें। वहां पे आपको इस चैप्टर के जो भी हम कवर करेंगे उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको वो नोट्स मिलेंगे। तो कारण क्या है, जो पॉजिटिव बनता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तो परमाणु सिकुड़ जाता है, यानी ऑन बिकमिंग कैटाइन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज increased, that's why the atom gets shrinked, and on becoming anion the number of electrons are increased, hence the net effective nuclear charge is decreased, so size क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट, दो चार छोटी छोटी बातें जो आपको शायद याद हो, डाटा नहीं है तो मैं बताता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर -31 kg and mass of proton equal to 1.672 into 10 की पावर -27 kg and mass of neutron equal to 1.675 into 10 की पावर -27 kg। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कोई न्यूट्रल एटम होता है उसका क्या करते हैं हम, एक एनाइन बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं उसका ऋणाइन, और एक बार उसका क्या बनाते हैं हम, कैटाइन यानी धनाइन। तो उसमें मास का बड़ा रोल फर्क आता है, मास यानी द्रव्यमान फर्क आता है। बोलते हैं जब वस्तु ऋणाइन बनती है, यानी व्हेन ए मैटर बिकम्स एनाइन इट बिकम्स अ बिट मोर हैवियर देन इट्स पेरेंट एटम। कहने का मतलब है कि जो अपना संगत परमाणु होता है, जनक परमाणु, उसका जब तुम ऋणाइन बना दोगे तो वो संगत परमाणु से भारी हो जाता है, और जब आप उसका कैटाइन बना दोगे यानी धनाइन तो वो संगत परमाणु से हल्का हो जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, क्यों, इसलिए मैंने लिखे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना और प्रोटॉन का मास होता है ये और न्यूट्रॉन का। तो ध्यान से अगर देखें तो एटम का सबसे भारी जो कण पार्टिकल हुआ वन ऑफ द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम इज न्यूट्रॉन, एंड सेकंड पे प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ध्यान से देखो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 4th डिजिट के आसपास एक फर्क नजर आ रहा है। दैट इज नॉट अ बिग इशू, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूट्रॉन इज अ बिट मोर हैवियर। ओके, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यार न्यूट्रल एटम जो है उसमें मान लेते हैं, यही लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऋणाइन है वो भारी होता है, यानी नेगेटिव वाला भारी बनता है अपने जनक अपने पेरेंट एटम से, और पॉजिटिव वाला क्या बनता है, हल्का। कैसे, 11 सोडियम 23। सर जब हम किसी एटम का मास देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये तीन पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, इन तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही तो टोटल मास हुआ एटम का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर इस एटम का एक तो बनाते हैं हम क्या, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट, दैट इज धनाइन कैटाइन, एंड एक बनाते हैं Na नेगेटिव। मान लेते हैं ऐसा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा होता नहीं है बट फिर भी समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। इसके अंदर मैं देखता हूं तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन, इन सब का मैंने मास ऐड कर दिया और मान लेते हैं कि 2 ग्राम आया, व्हाटएवर। ठीक है सर, ये सर किसका है, सॉरी ये मैं किसका कर रहा हूँ, न्यूट्रल एटम का कर रहा हूँ। आप इसको देखें एक बार, और ये वाला मान लेते हैं Na पॉजिटिव और ये Na नेगेटिव। ठीक है सर, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, इनका चार्ज मैं जोड़ दूंगा और मेरा न्यूट्रल एटम का सॉरी मास जोड़ दूंगा और मेरे पास मास है। मैं मान लिया एक बार सिंपलिसिटी के लिए कि 2 ग्राम आया, बहुत ज्यादा माना है बट फिर मान लेते हैं। धनाइन बनने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन तो आज भी उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और 12 क्या है, न्यूट्रॉन। तो मैं इससे अगर कंपेयर करूं तो 11 प्रोटॉन बराबर मास, 12 न्यूट्रॉन बराबर मास, बट इलेक्ट्रॉन सर एक कम हो गया, तो जाहिर सी बात है 2 ग्राम में से 1 इलेक्ट्रॉन की जितना मास घट जाएगा। तो सर संगत परमाणु यानी इनका जो पेरेंट एटम है उसके कंपेयर में क्या आया, हल्का। सर नेगेटिव में, अरे नेगेटिव में भी तो प्रोटॉन उतने रहेंगे लेकिन ये 12 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 12 क्या हो जाएंगे न्यूट्रॉन। अच्छा आज भी 12, 11 के 11, ये 12 के 12, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक बढ़ गया, इसका मतलब
2 ग्राम प्लस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब ऋणायन बनता है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, इसका मतलब मास आ गया तो भारी हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन चले गए तो कुछ मास भी चला गया। सो बिग कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट फिर भी गलती कर जाते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, जो धनायन होता है वो संगत परमाणु से हल्का होता है, जो ऋणायन होता है वो संगत परमाणु से भारी होता है। तो इंग्लिश वाले क्या समझेंगे, द मास ऑफ कैटायन is less than its parent atom and the mass of anion is more than its parent atom, because in anion electron comes into atom and in cation electron goes out of atom। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात एटम के दृष्टिकोण से जो पूछी जाती है, क्या कि ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इतना हमें पता होगा, आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम चार्ज हैं, तो इनमें क्या आएगा, प्रतिकर्षण, यानी रिपेल करेंगे ये अपने। जब सेम चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और अगर एक वाला चार्ज है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी आकर्षण बल आएगा। ये हम जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिंदगी के हर एक हिस्से में ये चीजें देखने को मिलती हैं। अपोजिट चार्ज के अंदर, अपोजिट बॉडीज के अंदर, अपोजिट जेंडर, सब इन सब चीजों के अंदर अट्रैक्शन होता है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो बॉडी चार्ज्ड हैं या नहीं, इसका रियल टेस्ट कैसे करोगे, कैसे पता करोगे। तो कहने का मतलब है, एग्जाम में आता है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो चार्ज की प्रेजेंस को सही में बताती है, जिसे बोलते हैं श्योर टेस्ट, श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। या मैं बोल दूं तो चार्ज या आवेशित वस्तुओं का सही परीक्षण क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। द आंसर इज प्रतिकर्षण और रिपल्सन। इसका मतलब है कि अगर दो बॉडी नजदीक जब लेके आते हैं और वो अगर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, यानी दूर कर रही हैं, तो हम 1,00,000% बोल सकते हैं कि वो दोनों चार्ज्ड हैं। और अगर दो बॉडी नजदीक लाने पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो दोनों चार्ज्ड हैं। क्यों सर, कारण सुने। मान लेते हैं ये ए और ये बी दो बॉडी हैं, और जैसे ही नजदीक लेके आते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन आता है, एक दूसरे को खींच रही हैं। तो पहली कंडीशन, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो खींच सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर इन दोनों पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है तो एक दूसरे को खींच रही है, हम कह सकते हैं कि चार्ज है इनके ऊपर। लेकिन ये चार्ज में दिखाई थोड़ी देता है किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें तो फील करना पड़ता है क्या सही में है। तो हम यहाँ गलत भी हो सकते हैं। सर क्यों, अगर ये पॉजिटिव है और इस पे अगर कोई चार्ज नहीं भी है, क्या मतलब सर, अगर ये उदासीन भी है यानी न्यूट्रल भी है, तो भी ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, इस सेक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। उसके अंदर आएगा कि जब किसी चार्ज पार्टिकल के पास कोई अनचार्ज पार्टिकल रखते हैं तो इसके इंडक्शन की वजह से वो भी चार्ज हो जाता है। ये तो प्रोसेस है, अगले लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। तो वो चार्ज पार्टिकल अगर अनचार्ज पार्टिकल के पास लेके आए तो ये इसके इंडक्शन की वजह से, प्रेरण जिसे हिंदी में बोलते हैं, बिना छुए फिर भी दूसरे में चार्ज आ जाता है, तो ये चार्ज हो जाएगा। तो इसके अपोजिट आता है तब भी ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण जैसे बोलते हैं रिपल्सन इज द रियल टेस्ट, रियल और इसे कई बार श्योर टेस्ट भी बोलते हैं, श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, यानी आकर्षण न होके प्रतिकर्षण, आवेशित वस्तुओं का एक सही
और वास्तविक टेस्ट हो सकता है, तब हम बिल्कुल 1,00,000% बोल सकते हैं कि प्रतिकर्षण आ रहा है इसका मतलब दोनों चार्ज हैं, बट आकर्षण आ रहा है इसका मतलब मे भी दोनों चार्ज नहीं थे। तो अभी तक हमने देखा चार्ज की जो छोटी छोटी बातें हमारे बीच में छूट गई थी लास्ट क्लास में, वो इसके अलावा हमने क्या देखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जब धनायन बनता है तो वो आकार में छोटा होता है, ऋणायन जो बनता है वो आकार में बड़ा होता है। इट मीन्स जो कैटायन बनता है पेरेंट एटम से दैट इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, एंड जो एनायन बनता है दैट इज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम इन साइज। दूसरा क्या देखा, भारी और हल्का भी देखा। जो एनायन होता है यानी इसे बोलते हैं ऋणायन, और वो अपने पेरेंट एटम, अपने वास्तविक परमाणु जिसे संगत परमाणु बोलते हैं, उससे भारी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाहर से, मैटर आ गए, बाहर से पार्टिकल आ गए तो मास बढ़ गया, और धनायन के अंदर बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। यस, इस सेक्शन में एक छोटी सी बात और रह गई है, इसके बाद हम इसको सम अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। आज की क्लास छोटी कर रहे हैं हम। यहां से अगर आप देखोगे इन दोनों को तो कैलकुलेशन करोगे तो मुझे साफ नजर आ रहा है, कुछ लोग सोचते होंगे -31, माइनस वाली चीजें छोटी होती हैं अगर जब पावर की बात करते हैं, तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इनका जब हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, यानी प्रोटॉन वाला जो मास है इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन वाले मास का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रोटॉन जो है वो कितना भारी है। तो ये जो डाटा निकल के आता है आपके सामने दैट इज लगभग 1836, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिजल्ट वुड कम्स आउट 1836। इसका मतलब ये हुआ कि 1836 इलेक्ट्रॉन का जब मास जोड़ देते हैं तो एक प्रोटॉन का मास बनता है। इसका मतलब प्रोटॉन भारी होता है और थोड़ा भी भारी नहीं है, लगभग 1836। इसको कुछ बुक वाले 1837 भी लिखते हैं, लेकिन कुछ और भी ज्यादा इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास जब न्यूमेरिकल पोर्शन आता है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कई बार मैं देखता हूं जब आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे, जब इनका एक्सेलरेशन हम देखते हैं तो उस टाइम इस डिजिट को लगभग 2000 के आसपास रख देते हैं। एक बार नेवी में, एयरफोर्स में, इसमें एग्जाम में आया था, जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2000 गुना ज्यादा होता है किसका एक्सेलरेशन, अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और उसमें दिया हुआ था लगभग 2000 गुना ज्यादा। तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए थे इसको, तो वो यहाँ से दिया गया, कोई हवा में डाटा नहीं था, ये सही है एग्जैक्टली। तो क्योंकि मैं जानता हूँ फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो समान फोर्स था, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स था, तो मास जो था इलेक्ट्रॉन का 1836 टाइम क्या था, लगभग 2000 टाइम कम होता है, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये डाटा भी याद रखें। छोटे मोटे एग्जाम जैसे नेवी, एयरफोर्स वगैरह हैं, या फिर जो और नॉर्मल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सरकारी एग्जाम, वहां ऐसे डाटा खूब पूछता है, 1836 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन। तो आज के क्लास में हम ये देखे हैं, बाकी भी चार्ज की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे, और एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्कोप, एक डिवाइस होती है जो ये पता लगाने में कामयाब होती है, या पता लगाने का एक बोल दो तो डिवाइस यंत्र है कि पार्टिकल्स चार्ज हैं या नहीं है, किस प्रकार से। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट तीसरे क्लास के अंदर हम लेके आ रहे हैं। इसके साथ मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चे नए आए हैं वो काइंडली टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी मैंने उस पर नोट्स अपलोड नहीं किए हैं। जितने जल्दी ज़्यादा लोग आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आएंगे, तो फिर वो नोट्स जो वो सबके काम आएंगे। तो अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा सेक्शन किया भी नहीं है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको नोट्स अवेल करवा देंगे। और उसके साथ हम जल्दी ही 11th क्लास के एक सेक्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं, इसके बाद में वो सेक्शन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो काइंडली जो बच्चे नए हैं, जिनको 0 से स्टार्ट करना है, उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जो भी आपके डाउट्स हैं, तो जो अपना अकाउंट है, जो चैनल है, उसके अबाउट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे मैंने जीमेल आईडी वगैरह भी मेंशन कर रखी है पेडी क्लासेस की, तो वहाँ पे आपके कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी डाउट्स अगर मेल के थ्रू भी आते हैं, तो वहाँ भी हम आपको एंटरटेन करने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जो लेक्चर है उसको फिर से ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ें, जो बातें हैं आपको नोट करनी है फिलहाल के लिए तो आप कर सकते हो पॉज करके, रिपीट मोड पे चला के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सेफ रहें, घर पे रहें। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।